Jai Hind. Today we are going to understand the story of Chapter 2, A Cure for the King of Class 4 English Book of Maples सीरीज। आज हम लोग क्लास 4 की इंग्लिश बुक मैपल सीरीज की उसके चैप्टर 2 की स्टोरी अ क्योर फॉर द किंग की स्टोरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। क्योर क्योर मीन्स होता है इलाज या उपचार करना या दवाई। किसी बीमारी को ठीक करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग उपचार करना कहते हैं या इलाज करना कहते हैं या आप निरोग करना भी कह सकते हैं। तो अ क्योर मीन्स कोई दवाई या औषधि जिससे कि किसी बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं, या जो चिकित्सक जो डॉक्टर्स रहते हैं वैद्य रहते हैं वे लोग ठीक करते हैं अपनी औषधि दवाइयों का उपयोग करके। क्योर के लिए हम लोग अलग अलग शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप क्योर के लिए ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अलावा आप हीलिंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप मेडिकेशन, रेमेडी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी शब्द आप क्योर की जगह यूज कर सकते हैं। क्योर मीन्स होता है किसी बीमारी या किसी रोग को ठीक करने का तरीका या औषधि, जिसके लिए जो सब अभी हमने आपको बताया वो सब आप प्रयोग कर सकते हैं। फॉर मतलब होता है, यहाँ पर फॉर है, फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए। द किंग मतलब राजा के लिए, किसी राज्य के किसी क्षेत्र के राजा के लिए दवाई या इलाज। तो हम लोग कहानी का जो मुख्य किरदार है वह हम लोगों का किसी नगर किसी राज्य का राजा है। तो राजा के बीमारी को ठीक करने के लिए जो इलाज जो उपाय किया गया उसी से संबंधित यह कहानी है। तो अ क्योर फॉर द किंग इसका अर्थ है राजा के लिए दवाई, राजा के लिए औषधि या राजा को निरोग करने की विधि। गेट सेट मीन तैयार हो जाइए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन दीज वर्ड्स आर द सेम with the help of the clues given within the brackets find the missing letter for each word। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम, फर्स्ट मीन्स प्रथम एंड द लास्ट मीन्स अंतिम, प्रथम और अंतिम या आखिरी वर्ण। लेटर मीन्स होता है वर्ण या अक्षर। तो प्रथम और आखिरी वर्ण इन नीचे दिए हुए शब्दों के समान है। आर द सेम मीन्स समान है। विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज, नीचे जो क्लूज दिए गए हैं, क्लूज मीन्स होता है सुराग या संकेत या इशारा, जिससे कि आप किसी चीज को समझ सकें। तो आपको बोला जा रहा है कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके प्रथम, पहले और अंतिम, आखिरी शब्द वर्ण समान है। नीचे जो संकेत सुराग दिए गए हैं उनकी सुराग जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उनकी मदद से आपको नीचे जो मिसिंग लेटर हैं फॉर ईच वर्ड, फाइंड द मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड, नीचे जो वर्ड शब्द दिए गए हैं उनमें जो वर्ण अक्षर लुप्त है, मिसिंग है मतलब नहीं है, उनको आप नीचे जो क्लूज सुराग संकेत दिए गए हैं उनको समझकर भरिए, लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर
विद इन द ब्रैकेट्स इसका अर्थ होता है ब्रैकेट के अंदर या कोष्ठक के अंदर। ब्रैकेट्स को हिंदी में हम लोग कोष्ठक कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले वर्ड को लेते हैं। यहाँ पर एक खाली जगह है, एक खाली जगह यहाँ पर है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर संकेत क्लू दिया गया है अ नाइस स्मेल। अ नाइस स्मेल इसका मतलब होता है एक अच्छी सुगंध, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगे। कोई ऐसी सुगंध, ऐसी गंध जिससे आपको स्मेल करके, सूंघ कर आपको बहुत ही अच्छा लगे, आपको बुरा ना लगे, तो उसको हम लोग इंग्लिश में नाइस स्मेल कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अरोमा। अरोमा AROMA, जैसे फूलों की खुशबू, जैसे परफ्यूम। परफ्यूम को हिंदी में हम लोग इत्र कहते हैं। जैसे परफ्यूम्स की खुशबू या फूलों की खुशबू वे बहुत अच्छी लगती हैं, उनके लिए इंग्लिश में हम लोग एक वर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको कि हम लोग अरोमा कहते हैं। अरोमा मीन्स होता है एक अच्छी सुगंध। तो अ नाइस स्मेल मीन्स एक अच्छी सुगंध। यहाँ पर देखिए ए पहले भी है और ए लास्ट में भी है। यहाँ पर ROM दिया हुआ है, यहाँ पर भी ROM दिया हुआ है। तो पहला और आखिरी दोनों लेटर सेम है, तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले में दोनों जगह ए भर देंगे। पहले ए को आप कैपिटल लिखेंगे, दूसरे ए को आप स्मॉल, क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होता है। तो पहले में आप अरोमा फिल कर लेंगे। अरोमा मीन्स एक सुंदर, एक अच्छे सुगंध। दूसरा यहाँ पर वर्ड है खाली स्पेस है, यहाँ पर UMM, यहाँ पर खाली स्पेस है। यहाँ पर ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर हम लोगों को हिंट क्लू दिया गया है अ वर्ड दैट मीन्स वेरी टेस्टी, मतलब एक ऐसा शब्द जिसका कि मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। वेरी टेस्टी मीन्स बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो यहाँ पर वेरी टेस्टी के लिए हम लोग यमी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यमी की स्पेलिंग हम लोग लिख लेते हैं YUMMY। यमी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादवर्धक, मतलब स्वाद युक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लेटर Y है, आखिरी लेटर भी Y है, बीच में UMM आया हुआ है। तो यहाँ पर UMM है और हम लोग पहले लेटर को कैपिटल कर लेंगे, लास्ट लेटर को स्मॉल। तो हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे Y और यहाँ पर स्मॉल y। तो दूसरा वर्ड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यमी। यमी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, जिसके लिए आप डिलीशियस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिलीशियस की स्पेलिंग होती है DELICIOUS। तो यमी के लिए आप डिलीशियस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप टेस्टी पहले टेबल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिलीशियस की जगह आप टेस्टी या पहले टेबल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर यमी शब्द को ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को वर्ड दो हिंट दिए गए हैं और दो लेटर्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को बनाने हैं। तीसरा यहाँ पर वर्ड आप देख सकते हैं स्पेस है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, खाली जगह है और बीच में लिखा हुआ है OMI। तो आपसे यहाँ पर हिंट जो इशारा दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है समथिंग दैट इज फनी। समथिंग दैट इज फनी इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि हास्यपूर्ण हो, मतलब जिसको कि पढ़कर, सुनकर या देखकर आपको हंसी आने लगे। तो कुछ ऐसा शब्द हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OMI है और दो जगह स्पेस है, तो हम लोग इसको कॉमिक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम है, बीच में OMI आया हुआ है, यहाँ पर भी OMI आया हुआ है। कॉमिक, कॉमिक मीन्स होता है हास्य या हास्यपूर्ण, हंसी मजाक से युक्त, लोटपोट करने वाला। तो जब आप कॉमिक पढ़ते हैं या कॉमिक से रिलेटेड वीडियोज आप मोबाइल्स पे, अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं
या ऑडियो में सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बहुत ज़्यादा आपको आनंद आने लगता है, मतलब हास्य पूर्ण हो जाता है, फनी हो जाता है, मतलब मजाकिया हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो वर्ल्ड दिया हुआ है उसको पूरी तरीके से बनाएंगे। जो हेल्प क्लू दिया गया है ब्रैकेट में, तो हम लोग कॉमिक बनाएंगे। कॉमिक मीन्स हास्य या हास्यपूर्ण, क्योंकि हम लोगों को ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स का निर्माण करना है, बनाना है कि जिनके फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम हो। तो कॉमिक में फर्स्ट और लास्ट लेटर आप देख सकते हैं सेम है, दोनों में सी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल सी और यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल सी। तो इस तरह हम लोगों ने 3 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चौथे वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, बीच में LUM लिखा हुआ है। यहाँ पर जो संकेत इशारा दिया गया है, सुराग दिया गया है ब्रैकेट में, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अ बिट ओवरवेट माइट आल्सो बी कॉल्ड दिस। अ बिट ओवरवेट माइट ऑल्सो बी कॉल्ड दिस। इसका मतलब है आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा अधिक वजन इस तरीके से, इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे कहें कि इसका वजन थोड़ा अधिक है, ऐसे भी कहा जा सकता हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए जो वर्ड बनेगा उसमें बीच वाले जो वर्ड होंगे वो LUM होंगे और पहले और आखिरी लेटर सेम होंगे। तो हम लोगों को ऐसा कोई वर्ड बनाना है, तो हम लोग इससे बना सकते हैं प्लम, PLUMP, प्लम्प। प्लम्प मीन्स होता है थोड़ा अधिक मोटा, मतलब इसके लिए हम लोग प्लम्प बना सकते हैं। प्लम्प मीन्स होता है मोटा, थोड़ा अधिक मोटा या भरा हुआ। जैसे इसके लिए हम लोग और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप फैट, फैट शब्द आप सबने सुना होगा। इसके लिए हम लोग फैट, प्लम्प के लिए हम लोग फैट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोर्स, COARSE, इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग स्टफी, STUFFY, स्टफी या पदगी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, PUDY, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का अर्थ भी होता है थोड़ा अधिक वजन, मतलब थोड़ा मोटा, भरा हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई ऐसा वर्ड बनाना था जिसका कि पहला और आखिरी लेटर सेम हो, तो हम लोग यहाँ पर प्लम्प बनाएंगे। तो इसलिए प्लम्प मीन्स होता है थोड़ा अधिक मोटा या भरा हुआ। तो यहाँ पर लिखा भी है संकेत में, सुराग में, कि आपको कोई ऐसा वर्ड बनाना है जिसको कि थोड़ा अधिक मोटा, कुछ ऐसा जो कि थोड़ा अधिक मोटा हो, थोड़ा अधिक वजन हो जिसका, इस प्रकार से भी कहा जा सकता हो जिसको। तो ऐसा ही वर्ड हम लोगों को कोई बनाना था, तो हम लोग यहाँ पे प्लम्प बनाएंगे। तो आप पहले में लिखेंगे कैपिटल P और लास्ट में लिखेंगे स्मॉल p। अब हम लोग यहाँ पर फिफ्थ वर्ड पे आ जाते हैं। फिफ्थ वर्ड में यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक मीन्स खाली जगह, यहाँ आप स्पेस भी बोल सकते हैं। स्पेस मीन्स भी होता है खाली जगह या रिक्त स्थान, या आप इसको डैश भी बोल सकते हैं। डैश, INDO, डैश। डैश मीन्स होता है खाली जगह। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसा वर्ड भरना है जो कि सेम हो, पहला और आखिरी। यहाँ पर हम लोग संकेत, इशारा, सुराग को देख लेते हैं क्या है ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर। तो यहाँ पर सुराग दिया गया है, इट लेस इन लाइट एंड एयर। यह जो वर्ड है वह वर्ड से जो बनता है उससे क्या होता है, वह अपने आप से प्रकाश और वायु को भीतर आने देता है या आने देती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वायु और प्रकाश को अपने से भीतर आने देती है, मतलब अपने से होकर कमरे में आने देती है या कहीं आने जाने देती है? तो आप समझ सकते हैं विंडो होता है। तो विंडो का पहला वर्ड W, कैपिटल आप लिखेंगे, लास्ट वर्ड W आप स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लेटर भी और लास्ट लेटर भी दोनों सेम है। तो आपको ऐसा ही कोई वर्ड बनाना था जिससे कि दोनों सेम हो।
तो विंडो मीन्स होती है खिड़की। तो इसके विंडो हम लोगों ने बना लिया, 5वें वर्ड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। विंडो की जगह आप लिख सकते हैं फेनेस्ट्रा। विंडो के लिए आप और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा मीन्स भी होती है खिड़की या झरोखा, फेनेस्ट्रा। इसके अलावा आप गेज़बो, पॉट होल, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप विंडो नहीं लिखना चाहते हैं तब आप गेज़बो या पॉट होल या आप फेनेस्ट्रा शब्दों को लिख सकते हैं विंडो की जगह। ये सब भी खिड़की के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इन सब का मतलब होता है खिड़की। खिड़की के लिए हम लोग झरोखा, जाटायन, दरीचा या गवाच आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हिंदी में। अब हम लोग आखिरी वाले यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। इट लेट्स इन लाइट एंड एयर, कुछ ऐसा जो कि अपने भीतर से मतलब अपने से होकर वायु और प्रकाश को भीतर बाहर आने जाने देता है, प्रवेश करने देता है या करने देती है। तो आप ध्यान सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर ऐसा शब्द बनाना था जिसमें कि पहला और अंतिम लेटर सेम हो। तो हम लोगों ने विंडो बना लिया। अब हम लोग आखिरी वर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश है, बीच में OYA लिखा हुआ है और यहाँ पर जो सुराग दिया गया है उसका मतलब है फेथफुल एंड डिवोटेड। फेथफुल एंड डिवोटेड मीन इसका मतलब होता है ईमानदार और भक्त। फेथफुल मीन्स होता है ईमानदार या वफादार। तो इसके लिए आप कर सकते हैं वफादार और राजभक्त या वफादार और देशभक्त, या आप इसके लिए वफादार और स्वामी भक्त शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड बनाना होगा जिसमें कि पहला और लास्ट लेटर सेम हो। तो हम लोग यहाँ पर इसको लॉयल बना लेते हैं। लॉयल में पहला लेटर आप L कैपिटल लिखेंगे, लास्ट में जो L आएगा उसको आप स्मॉल लिखेंगे। लॉयल का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा वफादार या ईमानदार। इसके लिए आप यहाँ पर शब्द लिख सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने महाराज, अपने मालिक या अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हो, बहुत ज़्यादा भक्त जैसा हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शब्द लॉयल। लॉयल मीन्स होता है वफादार और ईमानदार या भक्त। फेथफुल एंड डिवोटेड, फेथफुल मतलब होता है वफादार, मतलब जो आपसे धोखा ना करे, जो आपके साथ बेईमानी ना करे। डिवोटेड मीन्स होता है भक्त, मतलब आपको अपने मालिक का दर्जा देना, अपने भगवान का दर्जा देना, आपको कभी भी अपने से नीचे ना दिखाना, सदैव आपको स्वयं से ऊपर का स्थान, दर्जा देना। ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं लॉयर। यहाँ पर हम लोग फेथफुल एंड डिवोटेड या लॉयल के लिए दूसरे शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं स्टॉल वार्ड, ये आर है। इसकी जगह आप पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मतलब वफादार या स्वामी भक्त या देशभक्त, पैट्रियोटिक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉन्स शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, STAUNCH। ये सभी शब्द आप लॉयल, फेथफुल या डिवोटेड की जगह साइनोनिम्स, पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पूरे शब्दों को, सभी शब्दों को बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग कहानी को समझते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, मतलब कहानी को पढ़िए और इसको समझिए, इसका आनंद लीजिए। तो कहानी को पढ़िए,
समझिए और इसका आनंद लीजिए। There once lived a silly king who thought he was very sick। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक समय एक राजा रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा नासमझ था, मतलब जिसको के बहुत लोग कहते थे, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतिहीन या अल्पहीन, या सिली के लिए हम लोग शब्द यूज कर सकते हैं नासमझ या मूर्ख, मूढ़, भोला, भोंदू, या जिसके पास कम दिमाग हो, कम अक्ल व्यक्ति या अल्पमति। इन सब का अर्थ होता है कि सिली इंग्लिश में, मतलब जिसके पास कम दिमाग हो या कम दिमाग जो प्रयोग करता हो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में सिली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक समय एक राजा था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मतिहीन था, अल्पमति था, मतलब ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे लगता था कि वह बहुत ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख राजा है। Who thought he was very sick, जो कि सोचता था कि वह बीमार है। Who thought he was very sick, जो कि सोचता था कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि एक समय एक राजा था किसी राज्य में और वह बहुत ज़्यादा कम दिमाग वाला था, बहुत ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति जैसा व्यवहार करने वाला था, और वह सोचता था कि वह बहुत बीमार है। वेरी सिक मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है। यहाँ पर सिली के लिए आप दूसरे शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फुलिश, स्टूपिड, बॉबीज आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सिपिस मतलब मूर्ख व्यक्ति जैसा, मूर्खों जैसा। तो एक राज्य में एक राजा राज करता था, एक राज्य में एक राजा राज करता था और वह कम अक्ल था, मतलब ऐसा व्यवहार करता था कि वह मूर्खों जैसा व्यवहार करता था, मतलब मूर्ख व्यक्तियों जैसा व्यवहार करता था, कम दिमाग वाले व्यक्तियों जैसा व्यवहार करता था, और वह सोचता रहता था कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने सोचा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे ऐसा लगा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके बाद आगे कहानी में बताया जा रहा है, द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स इन द किंगडम could not find anything wrong with him and so could not cure him। तो आगे बताया जा रहा है कि राज्य के महानतम, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, मतलब महान से भी महान, तो राज्य के महानतम वैद्यों, चिकित्सकों या औषधज्ञों, आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है डॉक्टर्स, इसके लिए हम लोग शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं महानतम वैद्यों, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम वैद्यों, या आप वैद्यों की जगह चिकित्सकों मीन्स होता है डॉक्टर्स, या इसकी जगह आप औषधज्ञों को भी प्रयोग कर सकते हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह कहानी राजा से संबंधित है और राजा के समय हम लोग डॉक्टर्स को वैद्य या औषधज्ञों आदि शब्दों से संबोधित करते थे। तो आप समझ सकते हैं एक राज्य में एक राजा रहता था जिसके पास कम दिमाग था और वह ऐसा सोचता था कि वह बहुत बीमार है। उसने अपने राज्य के सभी महान से भी महान वैद्यों और औषधज्ञों को बुलवाया और कहा कि मुझे ठीक करो, लेकिन उन सब ने राजा के स्वास्थ्य में तनिक भी समस्या न प्राप्त कर सकी, मतलब जितने भी वहाँ पर वैद्य आए थे, महान से महान वैद्य, उन सबको राजा के स्वास्थ्य में, राजा के शरीर में तनिक भी समस्या न मिली, और इसलिए वे सभी राजा का उपचार, इलाज न कर सके। और वे आगे क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं स्टोरी में। क्योर हिम मीन्स होता है उनका इलाज ना कर सके, यहाँ पे सो कुड नॉट क्योर हिम मतलब उनका इलाज ना कर सके, इसलिए उनका इलाज ना कर सके क्योंकि उन लोगों को राजा के शरीर में, स्वास्थ्य में तनिक भी समस्या न मिली, कोई भी बीमारी न मिली। आगे वे लोग कहते हैं देयर्स नथिंग रॉन्ग विथ हिम, दे सेड इट्स ऑल इन हिज हेड, ही जस्ट कीप इमेजिंग दैट ही इज सिक। तो आगे बताया जा रहा है कि उन सब वैद्यों ने, उन सब महान औषधज्ञों ने कहा कि राजा की तबीयत, राजा के स्वास्थ्य में तनिक भी समस्या नहीं है, वे एकदम बिल्कुल ठीक स्वस्थ हैं, यह बस उनके दिमाग मस्तिष्क की एक उपज है, मतलब कि राजा बस सोचते रहते हैं कि वह बीमार है, असल में उनकी
कोई भी बीमारी उनके शरीर में नहीं है, मतलब उनके स्वास्थ्य में तनिक भी समस्या नहीं है। यह बस एक वहम है उनके दिमाग का कि वो बीमार हैं, कि वो स्वस्थ नहीं है। वे बस ये सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। यह सब कुछ उन महान वैद्यों, चिकित्सकों और औषधज्ञों ने कहा। आगे देखिए स्टोरी कहानी में क्या बताया जा रहा है। एट द किंग ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे बताया जा रहा है कि तब भी एट द किंग मतलब तब भी, इस पर भी राजा पूरे दिन भर बिस्तर पर मतलब शैया पर, यहाँ पर आप बेड के लिए शैया या सेज शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह राजा से संबंधित कहानी है। तो आगे बताया जा रहा है कि तब भी, इस पर भी, जबकि वैद्यों ने और औषधज्ञों ने, जो कि महान से महानतम थे, उन सब ने कहा कि राजा को तनिक भी समस्या नहीं है, उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस यह उनके दिमाग की उपज है। इस पर भी राजा को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ और वह दिन भर पूरे दिन बिस्तर पर, शैया पर पड़ा रहता था, लेटा रहता था और आहें भरते हुए और विलाप करते हुए। यहाँ पर जो मोर्निंग एंड ग्रोनिंग शब्द है, इसके लिए आप लिख सकते हैं आहें भरते हुए और विलाप करते हुए, मतलब कराहते हुए और पीड़ा जैसे शब्दों को करते हुए, मतलब पीड़ा जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा कहता रहता था कि आई विल रिवॉर्ड एनीवन हु क्योर्स मी। राजा कहता रहता था कि जो कोई भी मुझे स्वस्थ ठीक करेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। तो आपने कहानी में देखा कि एक राज्य में एक राजा था जो कि कम बुद्धि का था। वह हमेशा सोचता रहता था कि वह बीमार है, इसलिए उसके राज्य के महान से महान, सबसे अच्छे वैद्य, चिकित्सकों को और औषधज्ञों को बुलाया गया कि राजा को ठीक कीजिए। लेकिन उन सबको राजा के स्वास्थ्य शरीर में कोई भी समस्या न मिली और उन्होंने राजा को कहा कि महाराज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, यह बस आपके दिमाग की उपज है, आपके मस्तिष्क की उपज है। आप बस ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं। और वे सब इसलिए राजा का कोई उपचार, इलाज नहीं कर पाते क्योंकि उन सबको वैद्यों के समझ में राजा को कोई भी बीमारी नहीं थी। इसलिए जब कोई बीमारी नहीं थी तो वैद्यों ने उनका कोई इलाज ना करना ही उचित समझा। मतलब जब कोई बीमारी नहीं है तो वैद्य जो औषधज्ञ थे वह राजा को, महाराज को कैसे कोई दवा औषधि दे सकते थे। इसलिए उन्होंने राजा को बस यह कहा कि महाराज आप बिल्कुल ठीक है, यह बस आपके दिमाग में ख्याल है कि आप बीमार हैं, आप दिन भर सोचते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप बीमार हैं। उन महान चिकित्सकों और औषधज्ञों की बातों पर भी राजा को भरोसा नहीं हुआ और राजा दिन भर अपने बिस्तर शैया पर लेटा रहता था, पड़ा रहता था और आहें भरते हुए और विलाप करते हुए, मतलब रोते जैसे मुद्रा में रहते हुए, कराहते हुए, मतलब ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए जिससे कि लगे कि कोई बहुत बीमार है। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण राजा कर रहा था, मतलब राजा बोल रहा था और कराह रहा था और आहें भर रहा था और कह रहा था कि जो कोई भी मुझे स्वस्थ ठीक करेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी कहानी समझ ली। आगे हम लोग देखते हैं। A stranger who was visiting the city heard about the revolt and the king's strange visit. तो आगे बताया जा रहा है एक अजनबी विदेशी। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी या विदेशी या दूसरे राज्य का निवासी। क्योंकि ये राजा से संबंधित कहानी है इसलिए हम लोग दूसरे राज्य का निवासी या विदेशी या अजनबी शब्दों का प्रयोग करेंगे स्ट्रेंजर के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक
विदेशी दूसरे राज्य का निवासी अपरिचित जो कि नगर शहर मतलब राज्य भ्रमण कर रहा था मतलब राजा के राज्य में घूम रहा था देख रहा था सब कुछ उसने पुरस्कार और राजा की विचित्र बीमारी के विषय में सुना। स्ट्रेंज डिजीज मीन्स विचित्र बीमारी मतलब जिसको कि कोई ठीक ना कर सके जिसको कोई समझ ना सके जल्दी से आसानी से कोई उसको ठीक ना कर सके ऐसी कोई बीमारी के लिए हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेंज डिजीज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस अजनबी उस दूसरे राज्य के निवासी या जो विदेशी था जो कि राजा के राज्य में आया हुआ था घूमने के लिए राज्य को देखने के लिए उसने सुना राजा के पुरस्कार की घोषणा और राजा की विचित्र बीमारी के विषय में सुना। आगे बताया जा रहा है स्टोरी में He went to a shop which sold sherbet and bought a jar of sweet red liquid। आगे बताया जा रहा है कि वह विदेशी व्यक्ति एक दुकान पर गया जहाँ पर कि दुकानदार शरबत बेचता था मतलब जहाँ पर दुकान पर शरबत मिलता था और उसने एक जार मीठी लाल शरबत की ली मतलब खरीद ली उस दुकान से। आगे बताया जा रहा है कहानी में देन ही वेंट टू द पैलेस एंड आस्क्ड टू सी द किंग। उसके बाद उस जार को खरीदने के बाद वह विदेशी व्यक्ति नागरिक सीधे राजा के महल में गया और राजा को मिलने के लिए पूछा मतलब राजा को मिलने के लिए आवेदन किया। आगे के स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो don't forget to like share subscribe my channel and support me and share the video with your school and coaching friends. If you have any problem question queries ask your problem question queries in the comment section and if you have any topic any problem in any subject you can ask it in the comment section as well. And thank you very much.